नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बिहार में गजब सिचुएशन है। नवंबर में जाकर के वोट पड़ने हैं। अभी सितंबर आया नहीं है, अभी अगस्त में ही है। कल से सितंबर आएगा। पूरा सितंबर पड़ा हुआ है, पूरा अक्टूबर पड़ा हुआ है, यानी अभी 2 महीने हैं। अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, मतदान की तारीखें भी नहीं आई, नॉमिनेशन कब दाखिल होगा ये भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी मीटिंग्स करके अपने चेहरे भी फाइनल नहीं किए हैं, घोषणा पत्र फाइनल नहीं। लेकिन पिछले करीब करीब हम देख रहे हैं, 10-15 दिन तो हो गए जब से ये यात्रा शुरू की गई थी, और इसमें किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, कौन से मुद्दे जनता के सामने रखे जा रहे हैं, किन किन को बुलाया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बुलाया जा रहा है, अखिलेश यादव को बुला लिया गया, और राहुल गांधी तो हैं ही। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि चुनाव बिहार का होने जा रहा है, और राहुल गांधी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को अपने भाषण का केंद्र बनाए हुए हैं। नीतीश की सरकार पर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं, या अभी करीब 1-1.5 महीने पहले अचानक जो अपराधों की बाढ़ सी आ गई थी, ये अस्पताल में घुस करके भी हत्या की गई थी, वो ऑन कैमरा आपको दिखाई दिया क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इसी तरीके से गांधी मैदान के पास एक व्यवसायी का मर्डर हुआ था। कई और जिलों में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। अचानक से अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बजाय इसके कि उनको मुद्दा बना करके नीतीश सरकार को घेरें, या और बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षकों के हैं, बेरोजगारों के हैं, तमाम चीजें वहां के अखबारों में आती ही रहती हैं, उछलती ही रहती हैं। जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए, उन पर घेरने की कोशिश करते। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, और उनकी देखा देखी तेजस्वी यादव भी क्या कर रहे हैं, वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं, अमित शाह पर अटैक किए जा रहे हैं। जैसे ये लोकसभा के चुनाव हों, और जैसे ये राष्ट्रीय मुद्दे यहां उठाना या केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करना जैसे नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। ये जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुलाया गया, अखिलेश यादव को, पड़ोसी राज्य से उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को बुलाया गया, इसका मतलब क्या है? जहां तक चुनाव विश्लेषक होने के नाते, या जो भी एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मेरी समझ आती है, आप दूसरे दलों के नेताओं को तब याद करते हैं या तब बुलाते हैं जब आपको अपने ऊपर भरोसा ना रह गया हो। राहुल गांधी वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वोट चोरी को लेकर के इन्होंने जो तूफान खड़ा करने की कोशिश की प्याले में, चाय के प्याले में, वो उसकी हकीकत क्या है, उसकी सत्यता क्या है, वो कितना आगे तक बढ़ेगा, और कितना लोगों के गले के नीचे से उतरेगा। क्योंकि बाबा रामदास आजकल बिहार की यात्रा पर हैं, अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ते ही रहे हैं। उनसे जब बात होती है
तो ज़मीन पर जाकर के जब वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, एक तो अधिकांश को राहुल गांधी से ही कुछ लेना-देना नहीं है। इनकी इस वोट यात्रा से ही वो अवगत नहीं हैं। जिन-जिन क्षेत्रों में, जिन-जिन सड़कों पर ये गुज़र रही हैं, जा रही हैं और जो उनका टारगेट है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम वोटर हैं, वो उनका टारगेट है। होना तो ये चाहिए कि जो क्षेत्र आपके मज़बूत हैं, वहाँ आप बाद में अंतिम समय पर भी सभाएँ कर लेंगे या उन तक पहुँच जाएँगे किसी तरीके से, तो आपका काम चल जाता है। जहाँ आपकी कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ आपका जनाधार नहीं है या पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी चलो मान लेते हैं, थोड़ा बहुत गैप कम रह गया जिन सीटों पर, उन पर मेहनत करनी चाहिए, उन इलाकों में जाना चाहिए और एक सर्वे भी करा लेना चाहिए कि कौन-कौन से मुद्दे हैं, जो लोगों के मन लगते हैं। यानी जो चीज़ें लोगों को कष्ट दे रही हैं, उन चीज़ों को अगर आप उठाएँगे, तो उसका ज़्यादा प्रभाव होगा। ज़्यादा आप अच्छे से ध्रुवीकृत कर पाएँगे अपने पक्ष में और सरकार के विरोध में, लेकिन वो मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। एम के स्टालिन आकर के कह रहे हैं कि मैं 2 देशों की यात्रा पर जा रहा हूँ, एक शायद इंग्लैंड, एक कोई और देश। अब आप किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं? तमिलनाडु में आप कितना निवेश ला रहे हैं? इससे बिहार की जनता का क्या लेना-देना है? या बिहार के मतदाताओं को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? फिर वो कह गए कि जैसे ये एसआईआर यहाँ चलाया जा रहा है, हम इस तरह का तमिलनाडु में नहीं होने देंगे। कैसे रोक लोगे भई? नहीं, कैसे रोक लोगे? जैसे ममता बनर्जी ने भी यही धमकी दी थी कि हम विशेष मतदाता सूचियों का सत्यापन कार्यक्रम यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं चलने देंगे। पश्चिम बंगाल से ये सूचना मिल रही थी कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ अवैध मतदाता सूचियों में हैं और इनमें बहुत बड़ी संख्या जो है, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याज़ की है, जो घुसपैठिए हैं। कुछ दूसरे देशों के नागरिक भी वहाँ आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे जब एसआईआर होगा। लेकिन ममता बनर्जी कह रही थी कि हम होने नहीं देंगे यहाँ। चुनाव आयोग ने उन्हीं के ज़रिए 4 ऐसे अफसरों को सस्पेंड करा दिया, जो चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे। और संविधान और जो चुनाव आयोग के तहत तमाम नियम, कायदे, कानून हैं और सारी राज्य सरकारों को, सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे नेताओं को पता है कि जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं, वो उनका अक्षरशः पालन करना होता है और जो अफ़सर होते हैं, वो उनके तहत उस समय काम करते हैं। सब कुछ उनके वेतन से लेकर के अ, उनकी जो सीआर लिखी जाती है, तमाम चीज़ें, वो सब चुनाव आयोग के तहत होता है। और अफ़सरों के पुलिस भी और प्रशासनिक अफ़सरों के भी तिरपन काँपते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कहीं ज़रा-सी भी हील-हुज्जत कर दी चुनाव आयोग के निर्देश मानने से, तो नप जाते हैं। अखिलेश यादव को बुलाया गया, क्या सोच कर के बुलाया गया? अखिलेश यादव कह रहे हैं आकर के बिहार कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बाहर जाएगी और तेजस्वी भैया की जो है सरकार बनेगी, बनवाएँगे, हम बनवाएँगे। ये जीतने जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। तो अखिलेश को बताना चाहिए कि कितनी सीटें जीत पाए थे। बस 2 सीटें, एक करहल की और एक शीशामऊ कानपुर की। बाकी 8 सीटें हार गए और इनकी अपनी सीटें भी कुंदरकी से लेकर के और
वो सब बुरी तरह हारे। बिहार जाकर के कह रहे हैं कि पिछली बार हमने अवध जीता था, इस बार मगध जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? अखिलेश यादव का बिहार में क्या है? कौन सा प्रभाव है? और अगर ये उत्तर प्रदेश से लगते हुए बिहार के जिलों में अपना असर मान रहे हों या गलतफहमी पाल रहे हों, तो भाई जितना असर आपका उत्तर प्रदेश के यादवों में है, उससे कम क्या लालू यादव के परिवार का है बिहार में? आपसे ज्यादा ही उनकी पकड़ होगी वहां के यादवों पर और मुस्लिमों पर भी। लेकिन इनको एक मैसेज देना था सबको इकट्ठे होकर के कि हम सब साथ हैं। यानी अखिलेश भी, राहुल भी और तेजस्वी भी, लालू का कुनबा भी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच पर रोहिणी भी दिखाई दी। अभी रोहिणी का एक दिन पहले ही एक अजीबोगरीब बयान वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रहे थे कि अभी कौन सा सुहागरात मनाई जा रही है, अभी कौन सा सेहरा पहना जा रहा है, अभी तो बाकी की तैयारियां चल रही। इस तरह के बयान, और वो भी चुनावी राजनीति में। बहरहाल अब ये उनका अपना फैसला है कि वो किस तरह की जबान से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ओपिनियन पोल आया, एक सर्वे आया, और ये नवभारत टाइम्स ने कराया, और जो इनका चैनल है टाइम्स नाउ उसने, और जेवीसी ओपिनियन पोल। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जानकारी दी गई है कि जो राज्य की 243 सीटें हैं, इनमें से 136 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेतृत्व वाला एनडीए जीत सकता है। यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी उनकी आने जा रही है। सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, तो 136 सीटें ये लोग जीत रहे हैं। और अगर हम लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके साथ वामपंथियों का गठजोड़, इनकी बात करें, तो ये महागठबंधन, जिसको महागठबंधन नाम दिया गया है, ये 75 सीटों पर सिमट सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, पिछली बार आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई थी। उसकी जो सीटें थी वो शायद 77 के आसपास थी। लेकिन इस बार जो है, इसमें जानकारी दी गई है, एनडीए के भीतर भाजपा को आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण लाभ मिलने का अनुमान है, और उनकी सीटों की संख्या पिछले चुनाव के 74 से बढ़कर के 81 हो जाने का अनुमान है। पार्टी को 64 सीटें तो अभी जीतने की उम्मीद है, और 17 सीटों पर उसको बढ़त हासिल है आज की तारीख में। नीतीश कुमार की जो जदयू है, इसकी सीटों में और गिरावट आने के आसार इस ओपिनियन पोल में बताए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 29 सीटों पर तो आज की तारीख में उसकी जीत तय है, और 2 सीटें ऐसी है जहां उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। यानी 31 सीटों तक ये सिमट सकती है इस बार। पिछले चुनाव में आपको याद होगा 43 सीटें आई थी, और उससे पहले चुनाव में 71 सीटें थी, और उससे भी पहले वाला जो चुनाव था उसमें 115 सीटें थी जनता दल यू की। तो इनकी सीटें लगातार घटती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही है। इस बार 74 से बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी की 81 सीटें हो सकती है। जहां तक इनका सवाल है, यानी लालू यादव और कांग्रेस का और वामपंथियों के गठजोड़ का, महागठबंधन का,
तो राजद जो है, लालू की पार्टी, इस बार 74 के बजाय 52 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें भी 37 सीटों पर उसकी जीत इस समय सुनिश्चित मानी जा रही है, 15 पर बढ़त का अनुमान है। और 2020 के चुनाव में चूंकि इन्होंने 75 सीटें जीती थी, तो 75 कहां 75 और कहां 52, यानी 23 सीटें सीधे सीधे राजद की घट रही हैं। और कांग्रेस की पिछली बार जो 70 सीटों पर लड़कर के 19 आई थी, वो और घटने वाली है। यानी जो राहुल गांधी की यात्रा है, वो ये गुल खिला रही है कि सीटें बढ़ने के बजाय घटती दिखाई दे रही हैं। ये 10 पर सिमट सकते हैं, यानी 8 सीटों पर इनकी जीत दिखाई दे रही है और 2 सीटों पर इनकी बढ़त मानी जा रही है। तो 19 से अगर 10 पर आएंगे, इसका मतलब 9 सीटें इनकी सीधे सीधे घट रही है। मतलब आप 50% मान के चलें कि इनकी सीटें घट रही हैं। और वाम दलों को और दूसरे तमाम जो इनके दल हैं, उनको, छोटे मोटे जो दल हैं, उनको 13 सीटें बताई जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि पिछली बार सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। इस बार क्या स्थिति है? ये जो ओपिनियन पोल है टाइम्स नाउ का, इसमें कहा गया है कि इनको 3 सीटें मिल सकती हैं। और जो प्रशांत किशोर अपने आप को किंग मेकर मान करके अभियान चलाए हुए हैं काफी समय से, उन्होंने तो पूरे हरियाणा में एक पैदल यात्रा भी निकाली है। स्वराज को 2 सीटें मिल सकती है इसके अनुसार, और बहुजन समाज पार्टी का भी खाता खुल सकता है 1 सीटें। 26 सीटें ऐसी बताई गई हैं इस सर्वे में जहां पर कड़ा मुकाबला है। अपना मानना यह है कि रिजल्ट तो खैर इसके आसपास ही रहने वाला है और एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। और जितनी ये उछल कूद आजकल चल रही है, राहुल गांधी तेजस्वी की, कभी अखिलेश को बुलाना, कभी एम के स्टालिन को बुलाना, अलग अलग, और इनके ट्विटर हैंडल, इनके सोशल मीडिया मंच तमाम पर जो है एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे पब्लिक टूट पड़ रही है इनकी यात्रा को देखने के लिए और राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए, जैसे हर कोई लालायित। लेकिन जिस तरह के वो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, दूसरे लोगों पर अटैक कर रहे हैं और एक तरह की बदजुबानी कर रहे हैं, इसको कोई पसंद नहीं करता है। कोई पसंद नहीं करता है। चुनाव आयोग पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, पेशबंदी की जा रही है, और बैकग्राउंड अगर देखें तो जिस तरह सिरे से वो इलेक्शन हार रहे हैं राज्य दर राज्य, तो ऐसे में कौन यकीन करेगा कि उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। और फाइनली आरा पहुंची थी ये यात्रा। आरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस का झंडा है, कांग्रेस की ही वो टी शर्ट पहने हुए है। उससे पूछा जा रहा है कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और यहाँ कैसे। तो उसने कहा कि मुझे तो मजदूरी का 500 रुपया मिला है, झंडा हाथ में पकड़ के मुझे खड़े रहना है सड़क के किनारे, और जब राहुल गांधी यहाँ से गुजरेंगे तो मुझे झंडा लहराना है। तो मेरी जो मजदूरी है वो तो मुझे मिल गई है। इस तरीके से भीड़ जुटाई जा रही है। और एक अलका लांबा का वीडियो वायरल हुआ ही था। वो किस तरीके से साड़ियां बांट रही थी, झंडे बांट रही थी और दूसरी सामग्री महिलाओं को दे रही थी, और उनको बता रही थी कि बस आप लोगों को जब राहुल जी यहां से गुजरे तो बस झंडे लहराने हैं। यानी आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं दूसरे लोगों पर, और आप ये क्या कर रहे हैं
इसका जवाब भी तो आपको पब्लिक को देना पड़ेगा। किस तरीके से भीड़ जुटा रहे हैं, किस तरह एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह अपनी कमज़ोरी प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के लीडर्स को बुला करके। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अग्रसारित करें यानी फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।